जय हिंद साथियों, मैं अपने यूडी मैथ्स जोन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ग 10वीं का एक चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, विषय अर्थशास्त्र, विषय ज्योग्राफी से है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। संसाधन को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन वह है जिसका उपयोग कर हम सभी लाभान्वित होते हैं, हम सभी उससे सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, वह सभी संसाधन है। प्रकृति में संसाधनों की भरमार है। जैसे जीव जंतु, खनिज पदार्थ, वनस्पति, वायु, जल आदि ये सभी संसाधन हैं। अंत में भूगोलवेता जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन का कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। वास्तव में प्रकृति में संसाधनों की भरमार है, लेकिन मनुष्य उसे अपनी बुद्धि से, अपने तकनीक से उसको संसाधन बनाया है। अब हमें संसाधन के महत्व को समझना है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। कहते हैं किसी भी देश में संसाधन का व्यापक महत्व है। जिस देश में संसाधनों की जितनी बहुलता है, प्रचुरता है, वह देश उतना ही अधिक संपन्न है, धनी है, विकसित है। किंतु जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर संसाधनों की कमी है। संसाधन के मामले में वह संपन्न नहीं है बल्कि विपन्न है। फिर भी वह दुनिया के विकसित देशों में स्थान रखता है। फिर भी संसाधन महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग एक चार्ट के अनुसार एक समझेंगे कि संसाधनों के कितने प्रकार हैं। तो संसाधन के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। तो प्राकृतिक संसाधन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है कि जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका निर्माण संभव है। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पेड़ पौधे उसके अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय में होता है जिसको हम लोग फिर से प्राप्त करना हमारे लिए दुष्कर हो, मुश्किल हो, और जिसके निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसके उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि। और नवीकरणीय के भी दो रूप हैं, एक सतत और एक जैव। जैव का मतलब इसमें जीव जंतुओं का वास हो या जो सजीव हो उसको हम लोग जैव कहेंगे। जैव भी दो तरह के होंगे, एक प्राकृतिक वनस्पति के रूप में और एक वन्य जीवों के रूप में। और सतत प्रवाह का मतलब है जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल, वायु का अगर हम सतत इस्तेमाल करें तो हम ऊर्जा के रूप में इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अनवीकरणीय के जो दो रूप हैं, पुनः चक्रीय, जैसे धातु को हम लोग बार बार यूज करके हम लोग
कई रूप में कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोना से या चांदी से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और अचक्रीय के रूप में जिसको हम लोग फिर से प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन है, उसको हम लोग अचक्रीय कहेंगे, क्योंकि एक बार इस्तेमाल हो जाएगा तो दोबारा इस्तेमाल उसका नामुमकिन है। इस जीवाश्म ईंधन का इसका एक बड़ा उदाहरण है। और मानवीय जो मुख्य संसाधन है उसको हम लोग को समझना जरूरी यह है कि सभी संसाधन से भले ही दुनिया भरी पड़ी हो, लेकिन संसाधन, मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य सभी संसाधनों को अपने लायक बनाता है। तो इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं का योगदान होता है, इसमें उच्च तकनीकी का बड़ा योगदान होता है, वैज्ञानिक प्रगति, टेक्नोलॉजी, इस सभी का मेल जोल से मानवीय संसाधनों को डेवलप किया जाता है और उसकी मात्रा और गुणवत्ता भी इसमें मायने रखती है। मात्रा और गुणवत्ता से मतलब है कि इसका जिस स्तर पर जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उसी अनुसार हमें गुणवत्ता फिक्स करनी होती है। इसके आगे हम लोग चलेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। क्लास 10th में यह पाठ महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से एक या दो सवाल किसी न किसी रूप में जरूर पूछे जाते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण को देखते हैं। तो संसाधनों के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो वर्ग हैं, एक में है जैव और दूसरा है अजैव। जैव का मतलब है जिसमें जीव जंतुओं के अस्म हो या जो सजीव प्राणियों का जिसमें लक्षण विद्यमान हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब में जैव गुण होते हैं। और अजैव पदार्थों में, अजैव संसाधनों में निर्जीव पदार्थों का समावेश होता है, जैसे चट्टान, खनिज पदार्थ, मिट्टी, जल और वायु। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को हम दो वर्गों में बांटेंगे, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, जिसकी चर्चा हम इसमें कर चुके हैं। नवीकरणीय जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति में यह हमेशा मौजूद है, जैसे जल, भूमि, हवा, सूरज की रोशनी से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। और अनवीकरणीय है जो प्रकृति में मौजूद हैं, लेकिन इसके निर्माण में बहुत लंबे समय लगे हैं और इसका भंडार बनाने में हजारों लाखों वर्ष लगे हैं। हो सकता है कि उसके भंडार प्रकृति से ख़त्म भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इसलिए उसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल की बात कही जाती है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि। अब आगे देखेंगे, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन वह है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या निजी संस्था का अधिकार होता है, जैसे उसके उपयोग के बदले सरकार को हम लोग लगान या राजस्व, जिसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, उसे हम लोग देते हैं, जैसे भूखंड, मकान, तालाब, इस पर हमारा निजी स्वामित्व होता है। सामुदायिक होते हैं जिसकी खास समुदाय का अधिकार होता है और समुदाय के लोग उसके सहभागी होते हैं, जैसे स्मशान घाट, तालाब, मंदिर मस्जिद का परिसर, पार्क आदि। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय संपत्ति,
राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। ऐसे तो पूरे देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी जाती है। जैसे सरकार को अगर सड़कें बनानी हो, रेलवे लाइन बिछाना हो या शहर का विस्तार करना हो, उस स्थिति में किसी व्यक्तिगत संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया है और उचित मुआवजा देकर वह कभी भी उसको अधिग्रहित करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकती है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे तो समुद्र तट के 200 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो सभी राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संपत्ति होती है तो वह आमतौर पर समुद्र तट के 200 किलोमीटर के बाहर जो महासागरीय तट होता है वह सभी अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिस पर एक से अधिक देशों का अधिकार होता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई देश उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। संभाव्य संसाधन, पहला है संभाव्य संसाधन का मतलब है जिसके भंडार होने की संभावनाएं हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थों का एक बड़ा भंडार है, ऐसी संभावना है, लेकिन बहुत कठिन और दुर्गम इलाकों में होने की वजह से उसका दोहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में किए जाने की संभावनाएं विद्यमान हैं, इसलिए उसको कहेंगे संभाव्य संसाधन। उसी तरह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त गर्मी पड़ती है जिसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद कुछ संसाधन विकसित होते हैं जो ज्ञात है और उस तकनीक के बल पर उसको सरकार अपने तकनीक का इस्तेमाल करके कभी भी इस्तेमाल करती है या अभी कर रही है, वह विकसित संसाधन उसे कहेंगे। भंडार संसाधन वह है जो जगहों पर भंडारित है, जैसे जल है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। सरकार उच्च तकनीक का प्रयोग करके इस भंडारित संसाधन को इस्तेमाल कर सकती है जल विद्युत के रूप में, जिसकी संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में उसका यूज हो सके, क्योंकि संसाधनों की खपत बढ़ रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं। दूसरा है संचित। संचित संसाधन वह है जो नदियों में जैसे जल है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में पर्याप्त जल रहता है, इस वजह से उस जल का उपयोग जल विद्युत के रूप में हो सकता है। इसको कहेंगे संचित जल, जो कि नदियों के जल के रूप में विद्यमान है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नियोजन का मतलब है कि इसका बेहतर इस्तेमाल अगर किया जाए, विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो इसका बेहतर लाभ हमें मिलेगा। और भारत में भी संसाधनों की नियोजन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भारत में सभी राज्यों में संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ बराबर रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके हम एक देश को संसाधन संपन्न बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा एक निवेदन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।